गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्लेन मिरर, किसी समतल दर्पण के गुण। तो हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ लिया था। आज हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। प्लेन मिरर का सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यदि दो प्लेन मिरर पैरेलल हो तो किसी ऑब्जेक्ट का अनंत प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहां पर देखिए, ये पहला मिरर है और ये दूसरा मिरर है। यह दोनों मिरर पैरेलल रखा हुआ है। मिरर 1 और मिरर 2 ये दोनों प्लेन मिरर है और एक दूसरे के कैसे रखा हुआ है? पैरेलल। इफ टू प्लेन मिरर्स आर पैरेलल, यदि दो प्लेन मिरर बिल्कुल पैरेलल हो तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनफिनाइट। तो किसी ऑब्जेक्ट O का कितना इमेज बनेगा? इनफिनाइट इमेज बनेगा। तो यह इमेज कैसे बनता है? किस प्रकार से किसी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है? यदि उस वस्तु को हम दो प्लेन मिरर के बीच में, मतलब दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में अगर रखते हैं तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। ये O क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा है? दोनों प्लेन मिरर के बीच में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट O दोनों मिरर के बीच में है। ये कहीं भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, कहीं भी इस ऑब्जेक्ट O को रख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट O को दोनों मिरर के बीच में रखा जाएगा। और ये दोनों मिरर बिल्कुल एक दूसरे के क्या रखा हुआ है? पैरेलल। तो इस ऑब्जेक्ट का कितना प्रतिबिंब बनेगा? इस ऑब्जेक्ट का अनंत प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह का सिचुएशन आपने सैलून में देखा होगा। सैलून या ब्यूटी पार्लर में जब आप जाते हैं तो आप जहां बैठते हैं तो आपके आगे भी प्लेन मिरर होता है, आपके पीछे भी प्लेन मिरर होता है। तो उसमें आप देखते होंगे कि आपका बहुत सारा इमेज बनता है। ठीक है, तो यहां पर कितना प्रतिबिंब दिखाई देता है? अनगिनत। तो इस चीज को समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट O है, तो ये जो पहला वाला मिरर है, पहला वाला मिरर इस ऑब्जेक्ट O का इमेज कहां बनाएगा? I1 पर बनाएगा। आप जानते हैं कि किसी प्लेन मिरर के आगे जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, पीछे जो इमेज बनता है उतने ही डिस्टेंस पर बनता है। यानी किसी भी प्लेन मिरर में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। तो ये O ऑब्जेक्ट है। ये जो फर्स्ट मिरर है, ये फर्स्ट मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा? I1 पर बनाएगा। मान लीजिए इस फर्स्ट मिरर का पोल है P1 और सेकेंड मिरर का पोल है P2। तो जब भी हम डिस्टेंस मापते हैं, डिस्टेंस को मापते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मापना हो या इमेज का डिस्टेंस मापना हो, तो डिस्टेंस हम कहां से मापते हैं? पोल से ही मापते हैं। तो ये रहा फर्स्ट मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये हुआ पोल। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस हो गया P1O। P1O को कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका इमेज जो बनेगा, पहले मिरर के द्वारा इसका इमेज जो बनेगा वो इस मिरर के पीछे बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा जितना आगे ऑब्जेक्ट है। यानी ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट इमेज हमको मिल गया I1। अब यह इमेज सेकेंड वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यह इमेज सेकेंड मिरर के लिए किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? P2 I1। देखिए ये डिस्टेंस, यहां से ये पूरा डिस्टेंस कितना है? P2 I1। तो जितना आगे ये ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। तो इस I1 का इमेज यहां पर क्या बन गया? इस I1 का इमेज मान के चलिए यहां पर I1 डैश बन गया। क्या बन गया? I1 डैश। फिर से समझिए, पहले मिरर ने O का इमेज कहां बनाया? I1 पर। ठीक है, अब यह इमेज दूसरे मिरर के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। यह मिरर इसको ऑब्जेक्ट समझेगा। अब इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इतना है, P2 I1 है, इतना ही पीछे इमेज बनेगा। तो इमेज कहां बनेगा? I1 डैश पर। यह इमेज पहले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस मिरर से यह डिस्टेंस जितना आगे है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। मतलब यहां पर इमेज बन जाएगा आपका I1 डबल डैश। फिर यह इमेज सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो यहां से इतना ही पीछे बनेगा, यानी I1 ट्रिपल डैश कह सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा इमेज बन रहा है। एक बार फिर से समझिए कि पहले मिरर ने O का इमेज कहां बनाया, I1 पर, पहला मिरर का काम खत्म। अब यह इमेज दूसरे के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो इसके पोल से इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जितना है उतना ही पीछे इमेज बनेगा, I1 डैश। यह इमेज फिर इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो जितना आगे ये ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनेगा यहां पर। यह इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। फिर यह इसके लिए बनेगा। इस प्रकार यह प्रोसेस जो है चलते रहता है। अब देखिए फिर से इसमें ये ऑब्जेक्ट, ये जो O है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज पहले मिरर ने कहां बनाया, I1 पर, उसके बाद फिर दूसरे ने बनाया, पहले ने बनाया, इस तरह से अल्टरनेट चलते रहता है। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं सेकेंड मिरर से। सेकेंड मिरर इस O का इमेज कहां बनाएगा, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे बनाएगा। मतलब यहां पर एक इमेज और बनेगा I2। यह I2 इमेज सेकेंड मिरर के द्वारा बनेगा इस ऑब्जेक्ट O का। जैसे कि यह I1 इमेज पहले मिरर ने बनाया इस O का, वैसे ही सेकेंड मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनाएगा I2। अब यह इमेज I2 पहले मिरर के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहां से यह डिस्टेंस कितना है, P1 I2, तो यहां पर इतना ही पीछे I2 डैश बनेगा। फिर यह इमेज पहले सेकेंड मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जितना आगे है उतना ही पीछे यहां पर बनेगा I2 डबल डैश। फिर यह इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इतना ही पीछे बनेगा यहां पर I2 ट्रिपल डैश। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अनगिनत प्रतिबिंब बनता है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो और उस मिरर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो तो उसका कितना इमेज बनेगा, तो इसका आंसर होगा इनफिनाइट इमेज बनता है। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझिए। इस O का इमेज सेकेंड मिरर कहां बनाएगा, यहां पर बनाएगा I2। यह I2 इस फर्स्ट मिरर के लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज फिर कहां बनेगा, यहां पर I2 डैश। फिर यह I2 डैश, ये वाला I2 डैश इसके लिए बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज बनेगा I2 डबल डैश। फिर ये बन जाएगा इसके लिए ऑब्जेक्ट, तो इसका इमेज इधर बनेगा। इस तरीके से बहुत सारा इमेज आपको बनता हुआ दिखाई देता है। इसी सेकेंड प्रॉपर्टी का सेकेंड पॉइंट है कि अगर दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जाए, अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे के लंबवत स्थित हो, तो नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3। यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, तो किसी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या का मान 3 होता है। कैसे 3 इमेज बनता है, इसको देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी का सेकेंड पॉइंट है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे पर लंब हो तो किसी वस्तु का 3 प्रतिबिंब बनता है। If two plane mirrors are perpendicular, then number of images of an object is 3। इसको समझते हैं। ये मान लीजिए दो प्लेन मिरर है, ये फर्स्ट मिरर है और ये आपका सेकेंड मिरर है। यह दोनों मिरर एक दूसरे पर कैसे रखा हुआ है, एकदम 90 डिग्री एंगल पर है। दो प्लेन मिरर है जिसको हमने एक दूसरे पर परपेंडिकुलर करके रखा है, यानी यह दोनों मिरर एक दूसरे के लंबवत स्थित है। यहां पर मान लीजिए O एक ऑब्जेक्ट है। O क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का कितना इमेज बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का यहां पर 3 इमेज बनेगा। कैसे बनेगा 3 इमेज, इसको समझिए।
पहला मिरर इस O का इमेज कहां बनाएगा? तो इस मिरर के ऊपर जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पर नीचे बनेगा। मतलब यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डाल दें तो आप ध्यान से देखिए, इस मिरर के आगे जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही पीछे इमेज बनेगा। मतलब ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस होगा। यहां पर हम लिखते हैं I1। इसका मतलब पहला मिरर इस ऑब्जेक्ट O का इमेज कहां बनाएगा? I1 पे बनाएगा। अब यह इमेज दूसरे मिरर के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब ये दूसरा मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा? तो यहां पर समझिए कि ये दूसरा वाला मिरर है। अगर दूसरा मिरर यहां तक होता तो इस I1 का इमेज ये कहां बनाता? तो जितना आगे है उतना ही पीछे बनता। यहां पर, यहां से एक परपेंडिकुलर डालिए, यहां पर बनता। तो सेकेंड मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा? यहां पर। इसको हम कहते हैं I1 डैश। फिर से समझिए, पहला मिरर O का इमेज कहां बनाएगा? I1 पे बनाएगा। यह इमेज दूसरे मिरर के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब यह दूसरा मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा? यहां पर। दूसरा मिरर हालांकि देखिए छोटा है, लेकिन फिर भी इसका इमेज ये यहीं पर बनाएगा। अगर दूसरा मिरर यहां तक होता तो जरा सोच के देखिए, इसका इमेज यहीं बनता। तो दूसरा मिरर अगर छोटा भी है तो भी इमेज कहां बनेगा? यहीं पर। तो ठीक है, अब इस O का इमेज ये दूसरा वाला मिरर कहां बनाएगा? I2 पर बनाएगा। जैसे फर्स्ट मिरर ने O का इमेज I1 पर बनाया, वैसे ही सेकेंड मिरर इस O का इमेज कहां बनाएगा? I2 पर। इसके लिए यहां से एक परपेंडिकुलर डालना होगा, और जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे इमेज बनेगा। सेकेंड मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा? I2 पर। और यह इमेज पहले मिरर के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब पहला मिरर अगर यहां तक होता तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनता? ठीक यहां पर बनता। मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर डालना होता, ऐसे करके। तो यहां पर इमेज, यहां पर दो इमेज बन रहा है, यहां पर एक और इमेज बन रहा I2 डैश। इसका मतलब इस पॉइंट पर दो इमेज बन रहा है, लेकिन चूंकि दोनों इमेज एक ही जगह बन रहा है तो आपको तो एक ही इमेज दिखेगा। अगर एक ही पॉइंट पर दो इमेज बन रहा है तो दोनों इमेज ओवरलैप होकर एक ही इमेज दिखाई देगा। तो टोटल कितना इमेज बन रहा है? यहां पर 4 इमेज, 1 2 और यहां पर 2, 4। लेकिन हमको कितना इमेज दिखाई देगा? सिर्फ 3 इमेज दिखाई देगा। एक इमेज यहां पर दिखाई देगा, एक इमेज यहां पर दिखाई देगा, एक इमेज यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, इसको फिर से एक बार समझते हैं। फर्स्ट मिरर इस O का इमेज कहां बना रहा? I1 पे। यह इमेज सेकेंड मिरर के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। सेकेंड मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनाएगा? I1 डैश पे। ठीक है, खत्म। अब देखिए, इस O का इमेज सेकेंड मिरर कहां बनाएगा? I2 पर। और यह इमेज फर्स्ट मिरर के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। ये फर्स्ट मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज यहां बनेगा। तो यहां पर दो इमेज बन रहा है, लेकिन दिखाई देगा एक ही, क्योंकि दोनों इमेज एक ही जगह बन रहा है। तो टोटल कितना इमेज बन रहा है? 3। तो इसको याद रखेंगे कि जब भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो किसी ऑब्जेक्ट का 3 इमेज बनता है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। मान लीजिए दो प्लेन मिरर है, ये फर्स्ट मिरर है और ये सेकेंड मिरर है, और दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है। मान लेते हैं इस पॉइंट को O। थीटा यहां पर क्या है? दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल। मान लीजिए दो प्लेन मिरर है जिसके बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये फर्स्ट मिरर है, ये सेकंड मिरर है। पहले मिरर पर एक लाइट इंसिडेंट होता है, यानी फर्स्ट मिरर पर एक लाइट आता है। यहां पर अगर नॉर्मल डालकर देखते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और जितने एंगल पर लाइट आता है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होता है।
तो पहले मिरर पर ये इंसिडेंट लाइट हुआ और ये रिफ्लेक्टेड लाइट हुआ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए θ1 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मान लेंगे θ1, क्योंकि आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। तो मान लीजिए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी θ1 होगा। अब यह लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके कहां गया? सेकेंड मिरर पे गया। सेकेंड मिरर के लिए ये क्या बन जाएगा? इंसिडेंट रे। फिर यहां सेकेंड मिरर पर हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल लाइन। ये कौन सा लाइन है? नॉर्मल लाइन। इस एंगल को क्या कहेंगे? θ2। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया सेकेंड मिरर के लिए। यहां से लाइट फिर रिफ्लेक्ट होगा, यहां से ये फाइनली लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। कितने एंगल पर? जितने एंगल पर आया उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गया। यानी पहले मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? θ1। तो बताइए θ1 क्या है? θ1 है पहले मिरर पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान। θ2 क्या है? θ2 है दूसरे मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण तथा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण का मान। तो यहां पर θ1 हो गया पहले मिरर पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान। θ2 हो गया दूसरे मिरर पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान। θ हो गया दोनों मिरर के बीच का एंगल। तो ऐसा देखा गया है कि θ1 प्लस θ2 का मान हमेशा θ के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल θ हो, पहले मिरर पर आपतन और परावर्तन कोण θ1 हो, दूसरे मिरर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ2 हो, तो θ1 और θ2 इस तीनों के बीच यह रिलेशन होता है। यानी θ1 प्लस θ2 का सम हमेशा θ के बराबर होता है। अब देखते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे होता है। मान लीजिए यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट क्या है? बी। इस लाइन को नॉर्मल लाइन कहेंगे और यह भी लाइन क्या है? नॉर्मल लाइन। अब ध्यान से देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी ओ। ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। ध्यान से देखिए ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी ओ। ट्रायंगल में तीन एंगल होता है और तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहां पर देखिए ये एंगल कितना है? थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा? तो ये चूंकि नॉर्मल लाइन है, ये वाला लाइन नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90। अगर ये पूरा एंगल 90 है जिसमें ये θ1 है, तो यह एंगल कितना होगा? 90 माइनस θ1। ठीक है, इस बात को यहां पर समझिए। ये मिरर है और ये नॉर्मल लाइन है, तो ये पूरा एंगल 90 होगा। अगर ऊपर वाला एंगल θ1 होगा तो इधर वाला एंगल 90 माइनस θ1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये सेकेंड मिरर पर ये कौन सा लाइन है? नॉर्मल लाइन। ये एंगल θ2 है तो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस θ2। इस बात को आप यहां समझिए कि ये सेकेंड मिरर है और ये नॉर्मल लाइन है। ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इसमें अगर ये वाला एंगल θ2 है तो इधर वाला एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस θ2। अब आप जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ए बी ओ, इस ट्रायंगल में तीन एंगल है। इस तीनों एंगल का वैल्यू हमने निकाला। इस तीनों का सम करने पर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो चलिए हम तीनों का सम करते हैं। तीनों को जोड़कर देखते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ में तीन एंगल है। पहला एंगल कितना है? बी ए ओ, एंगल बी ए ओ, प्लस ये वाला एंगल का नाम क्या होगा? ए बी ओ, एंगल ए बी ओ। और तीसरा एंगल कितना है? थीटा। इस तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। बी ए ओ, बी ए ओ इसका वैल्यू है 90 माइनस θ1, प्लस
ABO इस एंगल का वैल्यू है 90 माइनस थीटा 2 प्लस तीसरा एंगल थीटा है 180, 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा बराबर 180। अब 180 और 180 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा बराबर 0। तो यहां से निकलेगा इस माइनस थीटा 1 और माइनस थीटा 2 दोनों को हम इधर ले आएंगे, तो निकला थीटा बराबर थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये प्रूव हो गया कि इस तरह के सिचुएशन में थीटा 1 थीटा 2 और थीटा इस तीनों का सम कितना होता है, थीटा 1 थीटा 2 इस दोनों का सम किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। चलिए इसमें एक स्पेशल केस देख लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये दो प्लेन मिरर है, ये फर्स्ट मिरर है और ये सेकंड मिरर है। दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा है और थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री। पहले मिरर पर जो लाइट आ रही है वह कितने एंगल पर आ रही है, मान के चलिए 30 डिग्री, और यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट होके सेकंड मिरर पे जा रही है। तो यहां पर 30 पे आ रही है तो 30 पे ही रिफ्लेक्ट होगी। सेकंड मिरर पर फिर नॉर्मल लाइन डाल लेंगे तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और इतना ही एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट होगा, यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जिसको हम थीटा 2 कहते हैं। क्वेश्चन है थीटा की वैल्यू है 60, थीटा 1 की वैल्यू है 30, थीटा 1 की वैल्यू है 30, थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 1 इक्वल टू 30 डिग्री फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 2। तो इसका आंसर आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 का सम कितना होता है थीटा। थीटा 1 का वैल्यू कितना है 30, थीटा 2 का वैल्यू फाइंड करना है, और जबकि थीटा का वैल्यू कितना है 60। तो यहां से इजिली थीटा 2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, 60 माइनस 30 इज इक्वल टू 30। पहले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरे मिरर के लिए ये बन गया इंसिडेंट रे, ये बन गया रिफ्लेक्टेड रे। पहले मिरर के लिए ये थीटा 1 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। दूसरे मिरर के लिए ये थीटा 2 क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। और थीटा क्या है, दोनों मिरर के बीच का एंगल है। इस आने वाले रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, हिंदी में कहा गया आपतित किरण। और जो ये फाइनल रे है, ये जो एकदम लास्ट में एकदम आखिरी में जो रे निकल रहा है रिफ्लेक्ट होके, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन सा रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे, यानी हिंदी में बोलते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। देखिए जो सबसे पहले आता है रे, सबसे पहले जो रे आया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब जो सबसे लास्ट में निकलता है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। यहां पर देख रहे हैं दो मिरर है, सबसे पहले कौन सा रे आया था ये वाला, और सबसे लास्ट में कौन सा रे निकल रहा है ये वाला, तो इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, उसको कहेंगे इमर्जेंट रे। वैसे आप तो समझते ही हैं कि पहले मिरर के लिए ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, दूसरे मिरर के लिए ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन ओवरऑल पूरे सिस्टम के लिए ये बन गया इंसिडेंट और ये बन गया इमर्जेंट। इमर्जेंट रे होता है जो सबसे आखिरी में रे निकलता है, दैट मीन्स फाइनल रे। जो रे सबसे लास्ट में निकलता है उसी को हम इमर्जेंट रे यानी निर्गत किरण कहते हैं। अब इसमें एक स्पेशल केस है, उसको भी देख लेते हैं। स्पेशल केस है कि यदि दो मिरर के बीच का एंगल 90 हो, ये दोनों मिरर को ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट मिरर है और ये सेकंड मिरर है, इसके बीच का एंगल कितना है 90, इसका मतलब इस थीटा का वैल्यू 90 है। ये इंसिडेंट रे है, मान लो यह इंसिडेंट रे कितना एंगल पर आया थीटा 1, तो कितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, ये थीटा 1 पर ही रिफ्लेक्ट होगा, जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद सीधा सेकंड मिरर पे आएगा, यहां पर नॉर्मल लाइन डालिएगा, मान लेते हैं यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा 2,
यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ2 ही होगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गया। सबसे पहले जो रे आया इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। और सबसे लास्ट में जो निकल रहा है ये वाला रे, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, इसको कहा गया निर्गत किरण। आप ध्यान से देखिए तो ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो इमरजेंट रे है एक दूसरे के पैरेलल है। तो इंसिडेंट रे इमरजेंट रे एक दूसरे के पैरेलल तब होता है जब मिरर के बीच का एंगल 90 हो। यही है स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द इमरजेंट रे। अगर दो मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, इसका मतलब अगर दो मिरर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर रखा हुआ हो, तो उस केस में इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे हमेशा पैरेलल होता है। इसको हम प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे पैरेलल होता है। पहले ये बताइए ये पूरा एंगल कितना होगा। ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ1 है, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा θ1 प्लस θ1, दैट मीन्स 2θ1। इस रे का कुछ नाम रख लेते हैं। मान लीजिए ये R है, ये A है, ये B है और ये S है, और ये पॉइंट को O मान लेते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो रे है RA ये पैरेलल होगा किसके, BS के। कब, व्हेन थीटा बराबर 90। इसी को प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ है कि सबसे पहले हम ये एंगल लेते हैं, ये एंगल का नाम होगा RAB। इस एंगल का क्या नाम होगा, RAB, एंगल RAB, प्लस इस वाले पूरे एंगल का वैल्यू होगा θ2 प्लस θ2, ये पूरा एंगल 2θ2 होगा। इस एंगल का क्या नाम होगा, ABS, एंगल ABS। इस दोनों को हम ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या मिलता है। RAB का वैल्यू होगा 2θ1, ये टोटल एंगल 2θ1 होगा, और ये पूरा वाला एंगल कितना होगा 2θ2। इसको जोड़िए, 2 कॉमन आ जाएगा, θ1 प्लस θ2। लेकिन अभी अभी आप लोग पढ़े हैं कि θ1 और θ2 इस दोनों का सम कितना होता है, थीटा के बराबर। तो θ1 प्लस θ2 को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। लेकिन थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है, 90 डिग्री। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 इंटू थीटा का वैल्यू हम 90 रखते हैं, तो ये कितना आ जाता है, 180। अब देखिए इस एंगल और इस एंगल का सम 180 आ गया। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। आप लोग पढ़े होंगे ज्योमेट्री में कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो अंदर में जो दो एंगल बनता है इस दोनों का सम हमेशा 180 होता है। या इसको एक रिवर्स तरीके से समझिए कि अगर इस दोनों एंगल का सम 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। तो ध्यान से देखिए, ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, और ये कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी तिर्यक रेखा है। ये दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अंदर में जो दो एंगल बन रहा है, इस दोनों एंगल का सम हमने कितना दिखाया, 180। इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा। प्रूफ हो गया। तो अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 हो, तो उस केस में इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होता है। अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना हो, 90, तो इस केस में ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है यहां से रिफ्लेक्ट होगा और यहां से रिफ्लेक्ट होगा। तो ये इंसिडेंट रे और ये इमरजेंट रे हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल तभी होगा, ये दोनों लाइन है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर इस एंगल और इस एंगल का सम 180 हो जाए, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये पूरा एंगल कितना होगा, θ1 प्लस θ1, 2θ1 होगा, और ये पूरा एंगल कितना होगा, θ2 प्लस θ2, 2θ2। इस दोनों का सम आप निकालिए तो 2θ1 प्लस 2θ2, इसका 2 कॉमन तो ले लेंगे, θ1 प्लस θ2। लेकिन θ1 प्लस θ2 इस दोनों का सम थीटा के बराबर होता है, और थीटा का वैल्यू है 90। तो यहां पर सम कितना आ रहा है, 180।
इसका मतलब ये दोनों लाइन हमेशा पैरेलल होगा। इंसिडेंट रे इमरजेंट रे कब पैरेलल होगा? कंडीशन है जब थीटा 90 होगा, यानी दोनों प्लेन मिरर परपेंडिकुलर रखा होगा। तो चलिए आज हम लोगों ने सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी देखा, नेक्स्ट क्लास में आगे का प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।